अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद है आप सब बच्चों के पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे। और आज हमारा एज़ पर स्केजुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का पहला लेक्चर है आफ्टर मिड। तो सबसे पहले तो मैं आप बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि आपने मिड से पहले जो हमने चीज़ों को डिस्कस किया था उसको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ कर लेना, बिकॉज़ अगर आप उनको रिवाइज़ नहीं करोगे तो आगे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आज हमारा जो टॉपिक होगा, मेजर टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करना है वो है इनोवेशन पे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो हमने मिनट से पहले डिस्कस किया था वो क्या होता है कि आपकी जो इंटेलेक्चुअल जो आपके एसेट्स होते हैं, मेंटल एसेट्स होते हैं, मतलब लेट्स सपोज आप कोई नई टेक्निक लेके आ गए अपनी कंपनी के अंदर, कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आ गए, अब उसको आप किस तरह सिक्योर कर सकते हैं, मतलब उसको आप किस तरह कंपेटिटिव एडवांटेज लेके आप दूसरे अपने जो कंपेटिटर्स होते हैं उनके ऊपर एज ले सकते हैं। ठीक है। उस चीज़ को सिक्योर करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के नाम से एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई। 18वीं सेंचुरी में ये डेवलप की गई थी और उसके बाद फिर इस पर काफ़ी वर्किंग हुई, बल्कि अभी भी वर्किंग स्टेज में ही है, इसके ऊपर काफ़ी काम किया जा रहा है। सो आज सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उसमें हम ये देखेंगे कि इनोवेशन होती क्या है। बेसिकली इनोवेशन हमने क्लास में पहले भी डिस्कस किया होता है। इनोवेशन बेसिकली होता है कि कुछ नया लेके आना ना, जो पुरानी चीज़ें चल रही हैं या पुराने वे या चीज़ों को हम टैकल डाउन करने के डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, उनसे अगेंस्ट अगर हम कुछ नया लेके आते हैं तो उसको हम इनोवेशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन को करें तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? इनोवेशन बाय डेफिनेशन इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि कुछ भी नया लेके आना इनोवेशन कहलाता है। कुछ भी नया से मुराद ये है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग जो काम कर रहे हैं उसके अंदर कोई नई चीज़ लेके आना जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी, अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अगर किसी नई चीज़ के लाने से हमारी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? इनोवेशन। जैसे लेट्स सपोज हर साल मोबाइल की कोई ना कोई कंपनी अपना न्यू ब्रांड लेके आती है, तो वो क्या कर रही होती है? इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू क्या कर रही होती है? पुराने ब्रांड या पुराने मोबाइल फ़ोन से नए मोबाइल फ़ोन की तरफ या न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ मूव ऑन कर रही होती है। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इनोवेशन इज़ नथिंग बट द इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू। ओके, आगे इसने बताया हुआ है इसकी इम्पोर्टेंस का, एक इसमें स्पेसिफिक पॉइंट लिखा हुआ है कि विदाउट इनोवेशन देयर इज़ नॉट एनीथिंग न्यू एंड विदाउट एनीथिंग न्यू देयर विल बी नो प्रोग्रेस। मतलब ये है कि अगर आप इनोवेशन नहीं कर रहे तो इनोवेशन का तो मतलब ही यही है कि आपने कुछ नया लेके आना है, और अगर आप कुछ नया नहीं लेके आ रहे तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी जगह पे स्टैग्नेंट हो, आप इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जा रहे। ठीक है। और अगर आप इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जा रहे तो क्या होगा कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो क्या करेंगे? आपसे आगे निकल जाएगी, आपकी कंपनी फिर वहीं पे रह जाएगी और दूसरे जो उनसे कंपेटिटर्स हैं वो हर लिहाज से, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ प्रॉफिट के लिहाज से भी, अगर मैं मार्केट शेयरिंग मतलब आपके कस्टमर्स की बात करूँ तो कस्टमर्स के लिहाज से भी वो आपके कस्टमर्स को कैप्चर कर लेंगे। अगर मैं मार्केट कैपिटल की बात करूँ तो वो जब उनके पास कस्टमर्स ज़्यादा हो गए तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा हो जाएगा, और प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा तो मार्केट कैपिटल भी उनका ज़्यादा हो जाएगा। सो इनोवेशन इज़ नथिंग बट इन द इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू। अगर आप ये नहीं करते तो क्या होता है कि आप अपनी जगह पे स्टैग्नेट रहते हो और आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। ठीक है। इसी चीज़ को इसने थोड़ा सा डिटेल में नीचे बताया हुआ है कि बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन ऑफन वर्किंग विद अदर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस it can sometimes be challenging to understand the impact of innovation on our society at large। मतलब ये बता रहा है कि समटाइम ऐसा होता है कि हम अपनी जो कंपेटिटर्स होते हैं उनके साथ मीटअप कर रहे होते हैं, उनके साथ मतलब हम कंपटीशन के अंदर होते हैं, लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि इनोवेशन का सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। सो इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए कि इनोवेशन की क्या इम्पोर्टेंस है या क्या इसका इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर, पूरे आपकी कंट्री के ऊपर इनोवेशन का क्या इम्पैक्ट है, उसको डिस्कस करने के लिए इसने नीचे कुछ पॉइंट्स को बताया हुआ है। लाइक द फर्स्ट वन पॉइंट इज़ द फंडामेंटल आउटकम्स ऑफ इनोवेशन, कि आप अगर इनोवेशन लाते हो तो इसके आउटकम्स क्या होंगे, मतलब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा।
ठीक है। अब इसके अंदर ये बता रहा है इस पैराग्राफ के अंदर कि इनोवेशन के अब दो तरह के इम्पैक्ट हो गए। सबसे पहले तो लेट्स सपोज अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनोवेशन ले आते हैं, वो किसी भी लिहाज से हो, वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से हो, वो प्रोडक्टिविटी के लिहाज से हो, वो आप चीज़ों को बनाने के तरीके के लिहाज से हो, वो किसी भी लिहाज से हो, तो जब आप अपने प्रोडक्ट्स के अंदर इनोवेशन लाते हैं तो क्या होता है, अपने प्रोडक्ट्स में या अपने वे ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इनोवेशन लाते हैं तो उसका इम्पैक्ट दो जगह पे जाता है। एक तो इनोवेशन का इम्पैक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे जाएगा, ठीक है, और एक इनोवेशन का इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, पूरी इकोनॉमी पे, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले तो इनोवेशन का इम्पैक्ट आएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे कि लेट्स सपोज आपने बहुत अच्छी कोई इनोवेटिव आइडिया लिया है या बहुत अच्छा कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट लिया है, तो क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट जो सी डिमांड है उस प्रोडक्ट की वो बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक क्या होगा, आपकी प्राइसेस भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले जब अगर आप इनोवेशन लाते हैं तो उस इनोवेशन के आने से आपकी जो अपनी कंपनी है उसको भी फ़ायदा होगा, उसके ऊपर भी कुछ इम्पैक्ट्स होंगे, वो क्या होंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, और दूसरा उसका इम्पैक्ट किधर होगा, दूसरा उसका इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। सो अब हम इसकी मतलब हम कह सकते हैं कि इनोवेशन के आने से दो तरह के इम्पैक्ट हो गए। एक छोटे लेवल पे इम्पैक्ट होगा जो होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं माइक्रो लेवल एडवांटेजेस, कि इनोवेशन के आने से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एडवांटेजेस हो रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रो लेवल एडवांटेजेस, मतलब वो छोटे पैमाने पे एडवांटेजेस हैं। और अगर इनोवेशन लाने से आपकी जो इकोनॉमी के ऊपर एडवांटेजेस हो रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, मैक्रो लेवल एडवांटेजेस। माइक्रो और मैक्रो की टर्मिनोलॉजी जो सी है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स के अंदर आपने लाजमी इसको डिस्कस किया होगा कि माइक्रो होता है छोटे पैमाने की बात और मैक्रो होता है मेजर लेवल पे ना, पूरे इकोनॉमिकल लेवल पे। तो इसके दो तरह से इम्पैक्ट होंगे, एक होगा माइक्रो लेवल पे जिस पे इनोवेशन का इम्पैक्ट होगा एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, दूसरा इसका इम्पैक्ट होगा मैक्रो लेवल पे, और मैक्रो लेवल पे उसका इम्पैक्ट किधर होगा, मैक्रो लेवल पे इसका इम्पैक्ट होगा आपकी पूरी इकोनॉमी के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैक्रो लेवल के जो एडवांटेजेस हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसमें सबसे पहला आ गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ। सो सबसे पहले तो इसको डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती क्या है। देखो, जब आपकी इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी बेसिकली क्या होता है, लोगों का मजमूआ होता है, ठीक है। तो जब आपके लोगों के अंदर खुशहाली आ जाती है, मतलब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो जाता है, तो क्या होता है, इकोनॉमी ग्रो की तरफ जाती है। जैसे नॉर्मली आपने सुना होगा कि इस वक्त ऑस्ट्रेलियन जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ की तरफ जा रही है, और अभी रिसेंट टाइम के अंदर टर्की की जो इकोनॉमी है वो बड़ी तेज़ी से ग्रोथ की तरफ जा रही है। इवन बांग्लादेश की इकोनॉमी ग्रो की तरफ जा रही है। इकोनॉमी का ग्रो की तरफ जाने का मतलब ये है कि वो इकोनॉमी या उस कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन पहले की निस्बत बेटर होना शुरू हो गई है, ठीक है। और इनोवेशन एक मेजर रोल प्ले करता है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, कि अगर इनोवेशन, चलो इसको हम एक डायग्राम, कंसेप्चुअल डायग्राम से डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा ये कि आप इनोवेशन लेके आओगे, ठीक है, अपनी कंट्री के अंदर। वो टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होगी या फिर वो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि वो आपके आइडियाज़ के पॉइंट ऑफ व्यू में होगी कि न्यू आइडिया आप लेके आ रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, आप नई से नई प्रोडक्शन की टेक्निक्स लेके आ रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, जब आप इस तरह करोगे, नई चीज़ें लेके आओगे, तो क्या होगा, आपकी प्रॉफिट जोन से आपकी सेल्स जोन से वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब आपकी सेल्स इंक्रीज़ होगी तो उन आइडियाज़ की वजह से क्या होगा, आपकी एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, और जब आपकी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होना शुरू होगी तो आपके पास क्या होगा, आपकी इकोनॉमी ग्रो करना शुरू हो जाएगी ना, आपके पास फॉरेन रिजर्व्स बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेट्स सपोज आपने एक चीज़ के अंदर एक प्रोडक्ट बनाई है, जो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाई है, जो दुनिया के लिए एक बिल्कुल नई चीज़ है, ठीक है। सॉरी, जब आपने उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो क्या होगा कि दुनिया आपके प्रोडक्ट की तरफ देखेगी, दुनिया की, यहाँ हम जिसको वर्ल्ड मार्केट भी कहते हैं, वो आपके प्रोडक्ट की तरफ देखेगी और कहेगी कि मतलब वो उसकी क्या होगा, डिमांड
बढ़ना शुरू हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई नई चीज़ आती है तो उसकी डिमांड हाई हो जाती है अगर वो आइडिया अच्छा हो। तो जब आपकी डिमांड बढ़ जाएगी तो लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को बाय करने के लिए आपके पास आएंगे। जब पूरी दुनिया से लोग आपके पास बाय करने के लिए आएंगे तो उस चीज़ की डिमांड क्या होगी, अगेन बढ़ जाएगी। जब उस चीज़ की, उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो आपकी क्या होगी, प्राइसेस भी बढ़ जाएगी। प्राइसेस बढ़ेगी तो आपके पास फॉरेन रिजर्व्स ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। सो ये बेसिक पहला पॉइंट था कि इकोनॉमिक क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ आती है इनोवेशन की वजह से। और ये नीचे मैंने सारा डिस्कस किया हुआ है इसको, जो मैंने अभी आपको बड़ा डिटेल्ड वर्जन बताया, ये नीचे उसी को थोड़ा सा मैंने कंसाइजली डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर ना एक इंडिकेटर होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का कैसे पता लगता है। मतलब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इस चीज़ के लिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए हमने एक इंडिकेटर रखा हुआ है जिसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कि जब भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगेन बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है जो हमने इकोनॉमिक्स के अंदर इसको मेजरली और बड़ा डिटेल्ड वर्जन में इसको डिस्कस किया हुआ है। सो जब आपकी कंट्री की जीडीपी बढ़ना शुरू हो जाएगी तो आप ये चीज़ अपने माइंड में रख लेना कि अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ जा रही है। अच्छा, अब नीचे उसने ना ये दो चीज़ें बताई हुई है कि देयर आर जनरली 2 ways टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी, कि अपनी इकोनॉमी के आउटपुट को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो। इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ तब होगी जब आपके आउटपुट्स ज़्यादा होंगे। आउटपुट से मुराद ये है कि आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। अब उसने 2 तरीके बताए। पहले तरीके में वो कहते हैं कि अपने इनपुट को ज़्यादा कर दो। लेट्स सपोज एक चीज़ को बनाने के लिए आपको कोई चीज़ 1 पाउंड यूनिट रिक्वायर्ड होता है। अगर आप पहले आपकी प्रोडक्शन जो इनपुट था वो 100 पाउंड्स थे, ठीक है, 100 पाउंड्स से आप 100 प्रोडक्ट्स बना रहे थे। अगर आप इनपुट को ज़्यादा कर दोगे 1000 इनपुट पाउंड्स ले जाओगे तो क्या होगा, आपका आउटपुट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो पहला तो ये सिंपल सा भी है। अच्छा, दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग वे है और ये हमारे टॉपिक से लाइन भी हो रहा है। दूसरा वे ये है कि आप नए से नए तरीके लेके आओ अपने आउटपुट को बढ़ाने के लिए, लेकिन आपका इनपुट सेम रहे। मतलब आपका यूज़ तो 1 पाउंड ही हो रहा है प्रोडक्शन में, लेकिन आपका जो आउटपुट पहले 1 पाउंड था, 1 प्रोडक्ट थी, वो अब 2 प्रोडक्ट्स हो गई या 1.5 प्रोडक्ट्स हो गई, ठीक है, 1.5 प्रोडक्ट हो गई। तो ये क्या हुआ कि आपने अपना इनपुट सेम रखा लेकिन आउटपुट आपका ज़्यादा हो गया। सो ये सेकेंड वे जो सा है ये डायरेक्टली रिलेट होता है इनोवेशन के साथ, कि अगर आप इनोवेशन की तरफ जाओगे तो क्या होगा ये फिर कि आपकी जो सी कॉस्ट या आप ये कह लो कि इनपुट है वो कम से कम होगा और आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। सो ये पहला पॉइंट था मैक्रो लेवल एडवांटेजेस में। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या है, इनोवेशन एंड द फ्यूचर ऑफ जॉब्स। अच्छा, अब इसमें मैंने एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया, पहले उसको डिस्कस कर लेते फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 के अंदर जो जॉब्स है 133 मिलियन न्यू जॉब्स आएगी, ठीक है, और 75 मिलियन जॉब रिप्लेस कर जाएगी। अब इस लाइन को पहले हम समझते हैं कि देखो, जब इनोवेशन होगी हम इधर टेक्नोलॉजी की इनोवेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि जब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आ रही है, लेट्स सपोज एक अदारा है, एक कंपनी है जिसके अंदर पहले सारा काम क्या हो रहा था, मैनुअल हो रहा था, और यहाँ मैनुअल से मुराद है कि आप पेपर वर्क कर रहे थे सारा, ठीक है। अब क्या हुआ, इनोवेशन आ गई, कंप्यूटर का दौर आ गया, तो कंपनी ने भी क्या किया, इनोवेशन की तरफ चले गए। उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर इंस्टॉल किया, न्यू सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया और उसके थ्रू क्या करना शुरू कर दिया, उसके थ्रू आपके जितने भी रिकॉर्ड मेंटेनेंस थी वो सारा आपने न्यू सॉफ्टवेयर के थ्रू करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो प्रीवियस लोग थे, जो एज आप कह लीजिए कि जिनकी एज काफ़ी हो गई थी और वो न्यू टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, उनको क्या किया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा न्यू वंस के साथ, जिनको न्यू टेक्नोलॉजी का, जिसको कंप्यूटर पे काम करना आता है, जिसको न्यू सॉफ्टवेयर लाइक सैप एक रिकॉर्डिंग का बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो जिनको उस पर काम करना आता है वो क्या करेंगे, वो उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, पुराने लोगों को। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट के मुताबिक 133 मिलियन न्यू जॉब्स
जो सी है वो क्रिएट की जाएगी, होगी 2022 में, और 75 मिलियंस जॉब्स जो सी है वो क्या हो जाएगी, रिप्लेस कर दी जाएगी। और रिप्लेसमेंट के लिए उसने बताया हुआ है कि ऑटोमेशन और रिबोटिक वे जो से वो यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। सो ये इनोवेशन का इम्पैक्ट है फ्यूचर जॉब्स में, कि ये किस तरह फ्यूचर की जो जॉब्स हैं उनके ऊपर अपना रोल प्ले करेगी। अगेन ये पॉइंट किसका है, मैक्रो लेवल का, कि इकोनॉमी को किस तरह ये स्टेबल करेगी। नेक्स्ट पॉइंट अगेन रिलेट करे हमारे सबसे पहले वाले पॉइंट के साथ, जिसके अंदर हमने जीडीपी को डिस्कस किया था, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ हमारा ये रिलेट कर रहा है कि इंक्रीज्ड वेलबींग। अब देखो जब इनोवेशन आएगी, ठीक है, जब इनोवेशन आएगी तो क्या होगा, आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। इकोनॉमी कब ग्रो करती है, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि इकोनॉमी तब ग्रो करती है जब आपकी जो लोग हैं, आपके जो इंडिविजुअल्स हैं, वो आपकी जो अच्छा सॉरी बच्चे, एक मीटिंग कॉल हो गई थी जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। अच्छा अब नेक्स्ट हम थे, आई थिंक सो नेक्स्ट इंक्रीज वेलबींग हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद आ जाते हैं आपका रिड्यूस सिकनेस, पॉवर्टी एंड हंगर। इसी चीज़ को हम ऊपर से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि क्या होगा कि जब आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो क्या होगा, पर कैपिटा इनकम, जिसको हमने जीडीपी का भी नाम दिया था, जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा इकोनॉमी का। जब जीडीपी इकोनॉमी का इंक्रीज होगा तो क्या होगी, इकोनॉमिकली आप हेल्दी, फाइनेंशियली आप हेल्दी होने लग जाएंगे, फाइनेंशियली आप एक हेल्दी कंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जब आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, आपकी पॉवर्टी लेवल रिड्यूस हो जाएगा, हंगर रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और ये एक डायग्रामेटिकली मैंने आपको बताया कि ये किस तरह एक ना वर्किंग करती है। अच्छा नीचे इस फर्स्ट पैराग्राफ में भी मैंने इसी चीज़ को डिस्कस किया हुआ है कि एज ऑलरेडी मेंशन्ड डेवलपिंग कंट्रीज डिपेंड ऑन इनोवेशन एज अ न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेटिव सोल्यूशन क्रिएट ह्यूज अपॉर्चुनिटीज टू फाइट सिकनेस, पॉवर्टी इन द पुअरेस्ट। अच्छा इसमें क्या है कि फर्स्ट लाइन में इधर तक ये क्या बता रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है ना दुनिया की, उसका ज़्यादातर जो डिपेंडेंसी होती है वो किस पे होती है, इनोवेशन पे ही होती है। कि वो अगर इनोवेशन की तरफ नहीं जाएंगे तो उनकी इकोनॉमी पहले से ही जो अच्छी नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, और डैमेज्ड हो जाएगी, ठीक है। इसी चीज़ को नीचे फिर मैंने 2 पैराग्राफ्स के अंदर बताया हुआ है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा उसके बाद आता है कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल एक्सेसिबिलिटी। अब लाइक लेट्स सपोज मैं इधर अभी बात कर रहा हूँ आपसे, तो ये जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है या मोड ऑफ एजुकेशनल जो कम्युनिकेशन अभी हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये किस वजह से आया। मतलब पहले ट्रेडिशनली क्या होता था कि टीचर और स्टूडेंट्स जो से, जैसे हमारी ट्रेडिशनल क्लासेस होती थी, एक जगह पे इकट्ठा होना पड़ता था, देन हम क्या करते थे, क्लासेस को आगे लेके जाते थे। लेकिन इस मोड ऑफ कम्युनिकेशन से हमें क्या हुआ है कि हमें इस कोविड-19 की डिजीज़ के बावजूद लेक्चर्स की अवेलेबिलिटी है बच्चों को, और वो किसके थ्रू हो रही है, टेक्नोलॉजी के थ्रू, इनोवेशन के थ्रू। मतलब एक स्क्रीन रिकॉर्डर के नाम से सॉफ्टवेयर इनोवेट हुआ, जिसके बाद फिर ये सारा मामला चला, और उसके बाद ये फिर इनोवेशन नहीं, हमें इनोवेटिव आइडिया नहीं, हमें ये एक्सेसिबिलिटी दी है कि हम इस तरह एक ऑनलाइन सेक्शन को अरेंज कर सकें, ठीक हो गया। अच्छा अब ये हाँ एक लास्ट पॉइंट है मैक्रो लेवल का। अगेन मैक्रो लेवल मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया, और मैक्रो लेवल क्या होता है कि आपने एक बड़े पैमाने पे ना एक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि इनोवेशन का क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है मैक्रो लेवल बेनिफिट्स में इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। जैसा कि आप सबको पता है कि आज से 15, 20, 25 साल पहले गर्मी का या सर्दी का वो लेवल नहीं था जो अब हो गया। मतलब गर्मी का टेन्योर अगर आप अपनी कंट्री की बात करें तो गर्मी का टेन्योर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ओजोन की जो तह है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड हो गई है, ठीक है। इसी तरह सर्दी का भी ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ रहा है हमारी सोसाइटी में। तो ये इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही है, डिफरेंट कॉजेज़ होती है इसकी। अच्छा अब इस इन्वायरमेंटल चेंजेस को जो टैकल डाउन करना है, लाइक लेट्स सपोज बताया जा रहा है पाकिस्तान में, जैसे बताया जा रहा है कि ड्यू टू इन्वायरमेंटल क्लाइमेट चेंज क्या हुआ है कि आपके जो ग्लेशियर्स थे वो ज़्यादा पिघल गए, इसी वजह से सैलाब वगैरह भी हर साल आता है। और जब अभी हमें ज़रूरत नहीं, मतलब सैलाब जो बात है तब तो हमें पानी की ज़रूरत नहीं, ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं गर्मी की वजह से। लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ेगी आज से 10 साल पहले, 15 साल बाद की,
तो तब अगर हमारे पास ग्लेशियर्स नहीं होंगे तो हमारे पास पानी किधर से आएगा, ये मेजर कंसेप्ट, मेजर एक थॉट है। तो इस एनवायरनमेंट चेंजेस को सस्टेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। जैसे इधर मैंने एग्जांपल दी हुई है कि इको फ्रेंडली, बेसिकली इसका नाम है, इको फ्रेंडली व्हीकल्स होती है, डिफरेंट गाड़ियाँ होती है, उनको किया जा रहा है। जैसे रिसेंटली अभी इम्प्लीमेंट हुआ गया है कि प्लास्टिक बैग्स पे पाबंदी लगा दी गई है, ठीक है। और रिसाइकलिंग का कंसेप्ट जो सा, ये भी इनोवेटिव आइडिया था, जिसमें हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं। किस लिए करते हैं, सिंपल सी बात है, प्लास्टिक को डिस्चार्ज होने में बहुत टाइम लगता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसके नुकसानात को कम करने के लिए उसको हम करते हैं, ठीक है। तो ये आपके बेसिक मैक्रो लेवल के बेनिफिट्स थे। उसके बाद माइक्रो लेवल बेनिफिट्स है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर ली हुई है प्रीवियस लेक्चर्स में, तो इनको मैं बड़ा शॉर्टली और कंसाइजली आपको बताऊंगा, लेकिन इसके डिटेल्ड वर्जन पेपर में माइट भी पॉसिबल है, रिक्वायर्ड हो फ्रॉम योर साइड, बिकॉज ये सब कुछ हमने पहले डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले आ जाते हैं कंपेटिटिव एडवांटेज। अच्छा, कंपेटिटिव एडवांटेज मैंने आपको ऑलरेडी बताया था क्या होता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो उसके कंपेटिटर्स होती है उसके ऊपर कुछ ना कुछ किसी ना किसी वजह से एडवांटेज, जैसे आईफोन का एक बेनिफिट ये है कि वो हैंग नहीं होता है, मोबाइल जोन से ना, तो ये एडवांटेज जोन से है, ये दूसरे सैमसंग, क्योंकि सैमसंग का भी हो जाता है और बाकी ओप्पो वगैरह का तो होते रहते हैं, तो उनके ऊपर क्या है, कंपेटिटिव एडवांटेज है आईफोन का। अब आईफोन के पास अगर ये एडवांटेज है तो उससे क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन के पास इनोवेटिव आइडिया की वजह से कंपेटिटिव एडवांटेज हुआ। कंपेटिटिव एडवांटेज होगा तो आपका क्या होगा, कस्टमर बढ़ेगी, कस्टमर बढ़ेगी तो आपकी सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो आपकी कंपनी ग्रो करेगी। तो ये पहला माइक्रो लेवल का बेनिफिट है। सेकंड है इंक्रीज ROI। अच्छा, ROI एब्रीवेशन है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि अगर लेट्स से सपोज, मैंने आपको बताया हुआ है ना कि इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट तरीके होते हैं, फाइनेंसिंग के डिफरेंट वे होते हैं। आप फाइनेंसिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्विटी, आप फाइनेंसिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेट। सो जब आपने इन्वेस्टमेंट की एक कंपनी के अंदर और कंपनी की इनोवेटिव आइडियाज़ की वजह से वो कंपनी ग्रो कर रही है, तो जब कंपनी ग्रो करेगी तो क्या होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो रिटर्न आ रहा है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जब प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा तो रिटर्न भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये ऊपर वाली बात है। सबसे पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले पॉइंट ये वाला पॉइंट। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि इनोवेशन से क्या होता है कि आप सेम नंबर ऑफ इनपुट के थ्रू क्या कर सकते हो, मैक्सिमम आउटपुट गैदर कर सकते हो। और यही चीज़ इधर डिस्कस की गई है कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया गया, ठीक है। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़, कि आप मटेरियल कम से कम यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट गैदर कर लें। और लास्ट पॉइंट है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन कंपनीज कल्चर। अच्छा, कंपनी के कल्चर के ऊपर क्या करते हैं, इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। अगर कंपनी जो सी ग्रो कर रही है, इनोवेशन की तरफ आ रही है, अगर लेट्स सपोज मैं एक कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, और मैं उस कंपनी के अंदर क्या है एक इनोवेटिव आइडिया लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरा आइडिया को डायरेक्टर्स ने सुना और उसके बाद उसके हक में कहा कि ये आइडिया अच्छा है, तो फिर क्या इसका बेनिफिट क्या होगा। इसका बेनिफिट सिंपल सा ये होगा कि जितने भी बाकी लोग हैं, जितने भी बाकी एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी कहेंगे कि हम भी अच्छा पॉजिटिव और इनोवेटिव आइडिया लेके आएंगे। तो इससे क्या होगा, कंपनी के अंदर एक कल्चर बन जाएगा इनोवेशन का, और इनोवेशन का कल्चर अगेन क्या करेगा आपको, इनोवेशन के कल्चर से क्या होगा, आपकी कंपनी ग्रो करेगी। तो ये बेसिकली आज का आपका टॉपिक था, जिसको कंसाइजली हमने डिस्कस कर लिया है एक सेशन में। अब ये मैं आपको वर्ड की फ़ाइल भी सेंड कर दूंगा ग्रुप में बच्चे, और इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो आप मुझे ग्रुप के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे, और उसको हम फिर कल के सेशन में पहले वो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। मतलब नेक्स्ट इस लेक्चर में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी उनको पहले डिस्कस किया जाएगा इसी वर्ड की फ़ाइल के थ्रू, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे। होप्स हो कि आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई है, लेकिन नहीं आई फिर भी कोई इशू नहीं है, और उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से सुनोगे और इससे रिलेटेड अपने नोट्स बनाओगे। ठीक है बच्चों, खुश रहो, अल्लाह हाफिज़।